नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरल संस्कृत सुगम संस्कृत में और मैं हूं प्रतिभा दीक्षित। आज हम तद्धित प्रत्यय में आगे अण प्रत्यय और मयट प्रत्यय के बारे में बात करने वाले हैं। अभी तक हम तद्धित प्रत्यय में 14 प्रत्ययों का अध्ययन कर चुके हैं। अगर आपने पहले वाले प्रत्यय नहीं देखे हैं, आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं और आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं, तो आप पहले उन वीडियोस को देखें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप उनके देख सकते हैं, या फिर चैनल पर जाकर संस्कृत व्याकरण प्लेलिस्ट में आप प्रत्यय देख सकते हैं। आज हम अण प्रत्यय और मयट प्रत्यय की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अण प्रत्यय के बारे में। अण प्रत्यय जो है अपत्य अर्थ में होता है। अपत्य का तात्पर्य पुत्र जो है उस अर्थ में होता है। और अण प्रत्यय का जो अधिकार क्षेत्र है, आप ऐसा कह सकते हैं, वो थोड़ा बड़ा है। कई सारे स्थानों पर अण प्रत्यय होता है। तो किन किन स्थानों पर अण प्रत्यय होता है, इसमें क्या शेष रहता है, किस तरह से रूप बनते हैं, ये सब अब हम देखते हैं। सबसे पहले यहां बात करते हैं शिवादिभ्यो अण, अर्थात शिवादि शब्दों से अण प्रत्यय होता है अपत्य अर्थ में। किस अर्थ में? अपत्य अर्थ में। उसके अतिरिक्त दूसरा यहां पर प्रकरण है अश्वपत्यादिभ्यश्च अण। अश्वपति आदि जो शब्द हैं उनसे भी अपत्य अर्थ में अण प्रत्यय होता है। इसके अतिरिक्त ऋषि अंधक वृष्णि कुरुभ्यश्च, ऋषि अंधक वृष्णि और कुरु, अगर ये शब्द वंशवाचक शब्दों के रूप में प्रयुक्त हो, जहां पर कोई ऋषि हो और उसका वंशवाचक कोई शब्द हो, अंधक वृष्णि और कुरु, ये जब वंशवाचक शब्दों के रूप में हो तो इनसे अपत्य अर्थ में अण प्रत्यय होता है। इसके अतिरिक्त यहां पर मातृ उत संख्या समभद्र पूर्वायः, सूत्र ये कहता है कि अगर संख्यावाची शब्द, सम शब्द, भद्र, इनके साथ मातृ शब्द हो, यानी कि संख्या पूर्वक मातृ शब्द हो या सम पूर्वक मातृ शब्द हो या भद्र पूर्वक मातृ शब्द हो, तो उसको अपत्य अर्थ में अण प्रत्यय हो जाता है। और जो मातृ का जो री है उसको उत हो जाता है, उसको उ हो जाता है। पांचवा प्रकरण यहां पर आता है भिक्षादिभ्यो अण, अर्थात भिक्षादि जो शब्द हैं उनसे भी अण प्रत्यय होता है। किस अर्थ में? समूह अर्थ में। यहां पर आप याद रखिए, भिक्षा आदि से जो अण प्रत्यय होता है वो अपत्य अर्थ में नहीं होकर समूह अर्थ में होता है। जहां पर भिक्षा जो है उसका प्रयोग हो और भिक्षा समूह अर्थ में हो तो वहां पर अण प्रत्यय का प्रयोग होता है। अण जो है उसमें ण की इत संज्ञा हो जाती है और क्या शेष रहता है? अ। अब तद्धितेषु अचाम आदेश सूत्र यहां पर प्रवृत्त हो जाता है। तद्धितेषु अचाम आदेश सूत्र ये कहता है कि अगर परे णित संज्ञक, यित संज्ञक और कित संज्ञक तद्धित प्रत्यय परे हों तो पूर्व में जो शब्द है उसके आदि अच को, उसके पहले अच को, पहले स्वर को वृद्धि हो जाती है। तो ये जो अण सूत्र है, ये अण सूत्र णित संज्ञक होने के कारण यहां पर जहां भी अण प्रत्यय लगेगा वहां पर जो शब्द है उसके आदि अच को वृद्धि हो जाएगी। दूसरी बात यहां पर है कि ये अचादि प्रत्यय होने के कारण, इसके आदि में अच है, स्वर है, तो अचादि प्रत्यय होने के कारण यहां यची भम सूत्र से जो शब्द है उसकी भ संज्ञा हो जाती है और भ संज्ञा में जो अ और ई है उनका यशेति च सूत्र से भ संज्ञक का लोप हो जाता है। भ संज्ञक में जो अ है उसका लोप हो जाता है। तो इस प्रकार अण सूत्र में एक तो वृद्धि होगी, दूसरी बात यहां पर है कि भ संज्ञक में लोप भी देखने को मिलेगा यशेति च सूत्र से। यहां पर हम 5 प्रमुख सूत्रों के बारे में अण प्रत्यय के संबंध में बात कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त भी अण प्रत्यय किन्हीं प्रसंगों में होता है, किंतु महत्वपूर्ण जो है, जिनमें से अधिकतर प्रश्न आते हैं, वो ये प्रकरण है। तो हम इन्हें उदाहरण से देखते हैं। जैसे जो शिवादिभ्यश्च अण कहा गया है उसमें जो शिव आदि शब्दों से होता है उसका उदाहरण देखते हैं। शिवस्य अपत्यम पुमान, शिव का अपत्य
और कौन है वो? पुमान, पुल्लिंग में है, तो वहां पर शिव शब्द से अण प्रत्यय होकर पद बनता है शैवः। इस तरह से कैसे? यहाँ पर ना की संज्ञा हो गई, आशीष रहा। अब तद्धितेषु अचाम आदेश से ये जो ई है इसको वृद्धि होकर आई हो जाता है, तो पद बनता है शैव प्लस अ। अब यहाँ पर ये जो शिव है, ये जो शिव पद है, इसकी भ संज्ञा हो जाती है यचीभम सूत्र से परे अचादि प्रत्यय रहते, तो भ संज्ञक में जो आ है उसका यशेति च सूत्र से लोप हो जाता है, तो यहाँ पर वृद्धि होने के बाद शैव व हलंत है और अ, तो इस तरह से शैव पद बनता है और विभक्ति कार्य होकर यहाँ पर पद बनता है प्रथमा विभक्ति एक वचन में शैवः। इस तरह से इसी प्रकार यदो अपत्यम पुमान, इस अर्थ में यदु का जो अपत्य है उसमें और क्या है वो? पुल्लिंग, तो इस अर्थ में यदु शब्द से अण प्रत्यय होकर यहां पर शब्द बनता है यादवः। अब देखिए आप यहां पर ये जो या है, इस या में जो आ है इसको, क्योंकि आदि अच को वृद्धि होती है तद्धितेषु अचाम आदेश से। अब इसमें दो अच हैं, इसमें दो स्वर हैं यदु शब्द में, एक तो य में आ है और एक द में उ है, लेकिन जो वृद्धि है तद्धितेषु अचाम आदेश से वो आदि अच को होती है, सबसे पहले वाले स्वर को होती है। तो यहाँ पर जो वृद्धि होगी वो किसको होगी? आ को, तो यहाँ पर वृद्धि होकर या का हो जाएगा या, यादु प्लस आ। इस तरह से अब यहाँ पर एक सूत्र आता है और गुणः। ओ गुण सूत्र क्या कहता है कि उ वर्णांत जो भ संज्ञक है, ये यदु की भ संज्ञा हुई है, क्यों? क्योंकि परे अचादि प्रत्यय है इसलिए। तो इस भ संज्ञक में जो उ वर्णांत जो भ संज्ञक है, ऐसा भ संज्ञक जिसके अंत में उ है उसको गुण हो जाता है तद्धित प्रत्यय परे रहते। अब यहाँ पर तद्धित प्रत्यय परे है और ये उ वर्णांत भ संज्ञक है, तो यहाँ पर जो उ है इसको ओ हो जाएगा, गुण होकर होगा ओ, तो क्या होगा? या दो प्लस अ। इस तरह से अब ये जो ओ है इसको आव हो जाता है, अयादि हो जाती है यहाँ पर परे अ रहते, तो यहाँ पर पद बनता है यादवः। इस तरह से इसी प्रकार रघो अपत्यम पुमान, इस अर्थ में रघु शब्द से अण प्रत्यय होकर पद बनता है राघवः। यहाँ पर आदि वृद्धि होकर रा हो जाता है और जो उ है इसको और गुणा सूत्र से गुण होकर और अयादि होकर पद बनता है राघवः। इस तरह से गंगाया अपत्यम पुमान, इस अर्थ में गंगा शब्द से अण प्रत्यय होकर ये जो ग में अ है इसको आदि वृद्धि हो जाएगी तद्धितेषु अचाम आदेश से और यहाँ पर पद बनेगा विभक्ति होकर गांगः। इसी प्रकार भृगो अपत्यम पुमान, इस अर्थ में भृगु शब्द से अण प्रत्यय होता है अपत्य अर्थ में, और यहाँ पर जो री है भृगु में, इस री को वृद्धि होकर आर होता है, तो भार्गु प्लस अ और उ को ओ होता है और गुणा से, इसके बाद ओ को आव होकर अयादि होकर पद बनता है भार्गवः। इस तरह से शिवादिभ्य गण के बाद, शिवादि शब्दों के बाद अश्वपत्यादिभ्य जो सूत्र है जो ये कहता है कि अश्वपति आदि शब्दों से अपत्य अर्थ में अण प्रत्यय होता है, तो उसके उदाहरण देखते हैं। अश्वपते अपत्यम पुमान, अश्वपति का अपत्य, और कैसा वो? पुमान, पुल्लिंग में, पुल्लिंग है वो, ऐसा अपत्य अश्वपति का, तो इस अर्थ में अश्वपति शब्द से अण प्रत्यय होकर पद बनता है आश्वपतम। कैसे? यहाँ पर जो अ है इसको वृद्धि हो जाती है और आ हो जाता है, और जो ई है ये भ संज्ञक हो गया है, परे अचादि प्रत्यय परे रहते, तो अश्वपति शब्द की भ संज्ञा हो जाती है, और ये जो भ संज्ञक है इसकी ई का यशेति च सूत्र से लोप हो जाता है और अश्वपति प्लस अ, तो अश्वपत। इस तरह से और यहाँ पर विभक्ति आदि कार्य होकर पद बनता है आश्वपतम। इस तरह से क्षत्रपते अपत्यम पुमान, इस अर्थ में क्षत्रपति शब्द से अण प्रत्यय होकर पद बनता है वृद्धि होकर क्षात्रपतम।
इस तरह से बृहस्पति अपत्यम पुमान, इस अर्थ में बृहस्पति शब्द से अण प्रत्यय होकर यहाँ पर आदि वृद्धि होकर आर हो जाता है, तो बारहस्पतम इस तरह से पद बनता है। उसके बाद जो सूत्र आया था ऋषि अंधक वृष्णि आदि में वंशवाची शब्दों में अण प्रत्यय होता है अपत्य अर्थ में, उसके उदाहरण देखते हैं। वशिष्ठस्य अपत्यम, यहां पर वंशवाचक जो ये सूचक है कि कौन से वंश का, वशिष्ठ वंश का, तो इस अर्थ में वशिष्ठ शब्द से अण प्रत्यय होकर पद बनता है वाशिष्ठ। ये आदि वृद्धि आपको यहाँ पर सभी जगह देखने को मिलेगी। इसी प्रकार विश्वामित्रस्य अपत्यम, ये जो वंशवाचक शब्द है विश्वामित्र की, कौन विश्वामित्र के वंश का यह व्यक्ति, कौन वैश्वामित्र, तो इस अर्थ में विश्वामित्र शब्द से अण प्रत्यय होकर पद बनता है वैश्वामित्र। कश्यपस्य अपत्यम, इस अर्थ में कश्यप शब्द से अण प्रत्यय होकर वृद्धि होकर पद बनता है काश्यपः, इस तरह से। इसी प्रकार कुरु वंश का जो वाचक है नकुल, इसमें नकुल शब्द में नकुलस्य अपत्यम, इस अर्थ में नकुल शब्द से अण प्रत्यय होकर वृद्धि होकर पद बनता है नाकुलः, इस तरह से। दूसरा जो सूत्र था मातृयूत संख्याया संभद्र पूर्वाया, इस सूत्र के उदाहरण देखते हैं कि संख्या पूर्वक जब मातृ शब्द हो या समपूर्वक मातृ शब्द हो या भद्र पूर्वक मातृ शब्द हो, तो वहां पर मातृ शब्द से अपत्य अर्थ में अण प्रत्यय होता है, और जो मातृ में ये जो री है, इस री को उ आदेश हो जाता है। इसका उदाहरण देखते हैं। द्वयोः मात्रो अपत्यम, इस अर्थ में द्विपूर्वक मातृ शब्द से अण प्रत्यय होता है और इषणाकीत संज्ञा हो जाती है। जो री है इसको उ आदेश हो जाता है और वो रपर परे होता है, उरण रपर है सूत्र से। तो यहां पर ये जो री है, इस री के स्थान पर उ और र इस तरह से आदेश हो जाता है, तो द्वय मा तु र, और उसमें अ मिलाकर विभक्ति आदि कार्य करके पद बनता है द्वय मातुरः, इस तरह से। दूसरा सन्नाम मातृणाम अपत्यम, 6 माताओं का पुत्र, इस अर्थ में सट, ये जो शब्द है सण पूर्वक मातृ शब्द से अण प्रत्यय होने पर री को उ आदेश हो जाता है और वो रपर होता है, र परे होता है। तो कौन सा आदेश क्या होता है यहाँ पर, उर। तो सण मातुर, इस प्रकार अ मिलाने से शाण मातुर, यहाँ पर वृद्धि होकर शाण मातुर और उसमें विभक्ति आदि कार्य होकर पद बनता है शाण मातुरः, इस तरह से। इसी प्रकार भद्र पूर्वक मातृ शब्द से अपत्य अर्थ में अण प्रत्यय होता है और ये जो री है इसको उ आदेश उत आदेश हो जाता है रपर के सहित, तो वृद्धि होकर यहां पर पद बनता है विभक्ति आदि होकर भाद्र मातुरः। इसी प्रकार समपूर्वक मातृ शब्द से अण प्रत्यय होकर पद बनता है साम मातुरः, इस तरह से। अंतिम जो यहां पर बात थी कि भिक्षा आदि शब्दों से समूह अर्थ में अण प्रत्यय होता है, तो उसमें उदाहरण देखते हैं। भिक्षाणाम समूह, इस अर्थ में भिक्षा शब्द से अण प्रत्यय होकर यहां पर पद बनता है भैक्षम, ये वृद्धि होकर तद्दितेषु अचाम आदि से यहां पर ई को आई हो जाता है और इसका लोप होकर आ का लोप होकर यहां पर भैक्षम, इस तरह से पद बनता है। तो ये है अण प्रत्यय। अब अण प्रत्यय के बाद हम यहाँ पर मयट प्रत्यय की बात करते हैं कि मयट प्रत्यय जो है वो किन किन अर्थों में होता है, किन प्रसंगों में होता है, कहाँ कहाँ पर मयट प्रत्यय होता है, तो उसकी बात करते हैं। मयट के लिए जो प्रमुख विधायक सूत्र है वो है मयट वैतयो भाषायाम अभक्षयात आक्षादनयोः, इस प्रकार। अर्थात तस्य विकारः और तस्य अवयवः, उसका विकार और उसका अवयव, इन अर्थों में शब्दों से विकल्प से मयट प्रत्यय होता है। कहां कहां पर, भक्ष्य और आक्षादन का जहां पर प्रसंग हो उसके अतिरिक्त
जहां पर भी तस्य विकार अर्थ हो, उसका विकार अर्थ हो और उसका अवयव अर्थ हो, तो इन अर्थों में शब्दों से मयट प्रत्यय होता है। जहां पर भक्ष्य का प्रसंग हो, भक्ष्य की अर्थ आए, वहां पर नहीं होगा मयट प्रत्यय, और इसके अतिरिक्त आच्छादन अर्थ में मयट प्रत्यय नहीं होगा। इसके उदाहरण देखते हैं। अश्मनः विकारः, तो इस तस्य विकारः अर्थ में अश्मन पद से मयट प्रत्यय होकर पद बनता है अश्ममयम। यहां पर मयट जो प्रत्यय है इसमें ट की इत संज्ञा हो जाती है और ट की इत संज्ञा होकर अश्मनमय। अब यहां पर इसकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है अश्मन पद की अंतर्वर्तनी विभक्ति से, तो प्रातिपदिक संज्ञक होने के कारण यहां पर न लोपः प्रातिपदिकांतस्य, ये सूत्र प्रवृत्त होता है कि प्रातिपदिक के अंत का जो न है उसका लोप हो जाता है। तो इस अश्मन पद में न का लोप होकर और बचता है अश्ममय, और यहां पर विभक्ति कार्य होकर पद बनता है अश्ममयम। तो जहां पर भी आपको मय मयम इस तरह से अंत में दिखाई दे, वहां पर होता है मयट प्रत्यय, और मयट प्रत्यय तस्य विकारः तस्य अवयवः, उसका विकार और उसका अवयव इन अर्थों में होता है। दूसरा उदाहरण यहां पर देखते हैं। भस्मनः विकारः, इस अर्थ में भस्मन शब्द से मयट प्रत्यय करके पद बनता है भस्ममयम। यहां पर भी जो न है, ये जो भस्मन जो शब्द है उसमें पहले ये प्रातिपदिक है, उसकी विभक्ति का लोप करके उसमें मयट प्रत्यय लगाते हैं, तो इसमें अंतर्वर्तिनी विभक्ति ले आते हैं, अर्थात जिसमें पहले विभक्ति लगी हुई है उसमें विभक्ति को मानकर उसको प्रातिपदिक संज्ञक मानकर इस भस्मन पद को यहाँ पर जो न लोपः प्रातिपदिकांतस्य जो सूत्र है उससे इस भस्मन के ये जो न है अंतिम न, इसका लोप हो जाता है और यहाँ पर पद बनता है भस्ममयम। इस तरह से इसके अतिरिक्त चर्मणः विकारः, तो इस अर्थ में चर्मन से मयट प्रत्यय होकर पद बनता है चर्ममयम। इस तरह से अब यहां पर एक विशेष बात है जो हमने सूत्र में जो पढ़ा है कि विकार, उसका विकार और उसका अवयव अर्थ में मयट प्रत्यय होगा, लेकिन दो प्रसंगों को छोड़कर। कहां पर? एक तो जहां पर भक्ष्य का अर्थ हो और दूसरा जहां पर आच्छादन का अर्थ हो वहां पर। तो अब उन उदाहरणों को देखते हैं कि किस प्रकार भक्ष्य और आच्छादन होने पर मयट प्रत्यय नहीं होता। तो यहाँ पर मुद्गा नाम विकारः, इस अर्थ में तस्य विकारः अर्थ है, किंतु ये जो मुद्ग है, जो मूंग है, मूंग जो है, मूंग से बनी हुई कोई वस्तु है मोदगः, तो यहाँ पर भक्ष्य है, ये खाने योग्य है, तो मूंग का विकार होने के कारण, भक्ष्य होने के कारण विकार अर्थ में यहाँ पर मयट प्रत्यय नहीं हुआ, यहाँ पर प्रत्यय हुआ है अण प्रत्यय। तो यहाँ पर मुदग में विकार अर्थ में अण प्रत्यय होकर पद बनता है मोदगः। कैसे? ण की संज्ञा हो जाती है, ये जो उ है इसको तद्दितेषु अचाम आदि से आदि वृद्धि हो जाती है तो मऊ हो जाता है और पद बनता है मौदगः। इस तरह से दूसरा आच्छादन अर्थ को देखते हैं कि कर्पासः आच्छादनम अस्य, इस अर्थ में कर्पास है आच्छादन इसका, इस अर्थ में कर्पास शब्द से अण प्रत्यय होता है, यहाँ पर मयट प्रत्यय नहीं होता, यहाँ पर अण प्रत्यय होता है और यहाँ पर वृद्धि होकर पद बनता है कार्पासम। इस तरह से तो जहां पर भी तस्य विकार और तस्य अवयव अर्थ हो वहां पर मयट प्रत्यय होगा विकल्प से शब्दों में, किंतु अगर भक्ष्य अर्थ है और आच्छादन अर्थ है तो वहां पर मयट प्रत्यय नहीं होता, वहां पर अण प्रत्यय हो जाता है। दूसरी मयट प्रत्यय के बारे में जो बात है वो ये है कि नित्यम वृद्ध शरादिभ्यः, अर्थात जो वृद्ध संज्ञक पद है और जो शरादी गण में पठित शब्द हैं उनसे विकार और अवयव अर्थ में मयट प्रत्यय होता है, और वो कैसा होता है? नित्य। अभी हमने जो पढ़ा था कि विकार अर्थ में और अवयव अर्थ में मयट प्रत्यय होता है वो होता था विकल्प से, किंतु यहाँ पर नित्यता को परिभाषित करते हैं ये कि जहां पर भी वृद्ध संज्ञक पद हो और जहां पर शरादी गण में पठित शब्द हो वहां पर जो मयट प्रत्यय है वो नित्य ही होता है विकार अर्थ में और अवयव अर्थ में।
जैसे उदाहरण देखते हैं, शालामयट। अच्छा, एक बात और यहाँ पे करते हैं कि ये जो वृद्ध संज्ञक पद जो कहा गया है, तो वृद्ध संज्ञक पद क्या होते हैं कि वृद्धि यशा अचाम आदि तद वृद्धम, जिनकी आदि अच में वृद्धि हो गई है वो पद क्या कहलाते हैं? वृद्ध। वृद्ध संज्ञक पद कहलाते हैं। वृद्ध संज्ञक पद का तात्पर्य आप वृद्ध शब्द को ना समझें। वृद्ध संज्ञक शब्दों से यहाँ तात्पर्य है कि ऐसे शब्द जिनके आदि अच में वृद्धि हुई हो गई है पहले से, तो ऐसे शब्द जो हैं, ऐसे पद जो हैं वो कहलाते हैं वृद्ध पद। तो जहां पर भी वृद्ध पद हो, वृद्ध संज्ञक शब्द हो और शरादिगण में पठित शब्द हो, उनसे मयट प्रत्यय नित्य ही होता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, शाला प्लस मयट, तो यहां पर शाला प्लस मयट करके ये जो शा में आ है, तो ये वृद्ध संज्ञक पद हो गया। यहां पर आदि अच में वृद्धि है, आ है, तो वृद्ध संज्ञक पद में नित्य ही मयट पद होकर प्रत्यय होकर पद बनता है शालामयम। इस तरह से आम्र पद में मयट प्रत्यय होकर पद बनता है आम्रमयम। यहां पर भी आदि अच जो है वो वृद्धि है, तो ये वृद्ध संज्ञक पद है। इसी प्रकार शर जो शब्द है शरादि गण में पठित, उससे अवयव अर्थ में और विकार अर्थ में सरस्य विकार, इस अर्थ में मयट प्रत्यय होकर पद बनता है शरमयम। इसी प्रकार सोम पद से, सोम शब्द से मयट प्रत्यय होकर पद बनता है सोममयम। इस तरह से एक और बात यहां पर आती है, वो है गोह च पुरीशे। जहां पर भी पुरीश अर्थ हो या मल अर्थ हो, मल अर्थ में गो शब्द से भी मयट प्रत्यय होता है। जहां पर भी गो शब्द के साथ पुरीश अर्थ हो, गो शब्द के साथ मयट प्रत्यय होता है। कहां पर? जहां पर पुरीश अर्थात मल अर्थ हो, वहां पर मयट प्रत्यय होता है। तो जैसे गोह पुरीशम, इस अर्थ में गो का मल, गाय का मल, इस अर्थ में गो पद के साथ मयट प्रत्यय होकर पद बनता है गोमयम। इस तरह से। और मयट च सूत्र कहता है कि हेतुवाचक और मनुष्यवाचक जो पंचम्यंत हैं, पंचमी अंत वाले जो शब्द हैं, उनसे आगतः आया हुआ, इस अर्थ में मयट प्रत्यय होता है। अर्थात ऐसे प्रसंग जहां पर जो या तो हेतुवाचक है या मनुष्यवाचक है, और वो कैसे हैं? पंचमी अंत वाले। जहां पर पंचमी अंत वाला कोई हेतु पद हो और जहां पर पंचमी अंत वाला कोई मनुष्य पद हो, मनुष्यवाची पद हो, वहां पर आगतः अर्थ में मयट प्रत्यय होता है। जैसे समात आगतम, इस अर्थ में ये जो सम पद है, समात आगतम, ये जो समात है ये कहां से आया हुआ? सम से आया हुआ। तो ये जो हेतुवाचक पद है, इस हेतुवाचक पंचमी अंत कैसा है? ये समात, पंचमी विभक्ति है इसमें। तो पंचमी अंत हेतुवाचक शब्द से आगत अर्थ में मयट प्रत्यय होता है, तो सम से मयट प्रत्यय होकर पद बनता है सममयम। इसी प्रकार मनुष्यवाची पंचमी अंत वाला जो पद है देवदत्तात, इससे आगतम अर्थ में देवदत्तात आगतम, इस अर्थ में देवदत्त पद से मयट प्रत्यय होकर पद बनता है देवदत्तमयम। यहां पर ट की संज्ञा हो जाती है और नपुंसक लिंग में यहां पर पद बनता है देवदत्तमयम। इस तरह से तो ये मयट और अण का जो प्रसंग है ये हमने पढ़ा है। परीक्षा की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण सूत्र है। कई बार परीक्षा में इनमें से प्रश्न आते हैं, तो आप अच्छे से इस प्रकरण को पढ़ें और इनको समझने का प्रयास करें कि कैसे, कहां पर अण प्रत्यय हो सकता है और कहां पर मयट प्रत्यय हो सकता है। तो मयट प्रत्यय तो जो है वो स्पष्ट है कि जहां पर मयम इस तरह से अंत में आपको दिखाई देगा, वहां पर प्रत्यय होगा मयट प्रत्यय, और मयट प्रत्यय विकार अर्थ में और तस्य अवयव इस अर्थ में होता है। इसके अतिरिक्त अण प्रत्यय जो है उसकी पहचान आपको ये दिखाई देगी कि वहां पर आपको आदि में वृद्धि दिखाई देगी और अंत में अह, इस तरह से आपको दिखाई देगा। तो आप इनकी
अण प्रत्यय को और मयट प्रत्यय को बार बार पढ़ें और इनकी प्रैक्टिस करें। आप जब कोई शब्द देखें तो उसमें देखने का ये प्रयास करें, सोचने का प्रयास करें, उस शब्द को ध्यान से देखें कि इसमें क्या हुआ है, आदि वृद्धि हुई है या गुण हुआ है या कोई लोप हो रहा है या ऊ को ओ हो रहा है। इस तरह से आप शब्दों पे ध्यान दें और सोचने की कोशिश करें कि इसमें कौन सा प्रत्यय हो सकता है। तो इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, तो आप प्रत्ययों को आसानी से समझ पाएंगे और एक बार अगर आप इनको अच्छे से समझ गए तो फिर आपका परीक्षा में इनसे संबंधित कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो इस वीडियो को आज यहीं पे समाप्त करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं और पहली बार आपने ये वीडियो देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।